हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखुरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता और हम पढ़ रहे थे साइंस का चैप्टर नंबर 6। हमने इसके अंदर पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक समीकरणों और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। और रासायनिक समीकरणों के सारे प्रकार हमने देख लिए थे लास्ट क्लासेस में। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। एक तो था केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। तो आज हमने रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट कर ली हैं। अब हम उत्प्रेरक स्टार्ट करने वाले हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया जो उसकी स्पीड है उसको कम या ज्यादा कर दे। ऐसा कोई एलिमेंट या ऐसी कोई रसायन, ऐसी कोई केमिकल्स जो जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसकी स्पीड को थोड़ा ज्यादा कर दे, उसकी गति को थोड़ा ज्यादा कर दे या फिर कम कर दे। ऐसे रसायनों को कहते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक की स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। ये एक मेंशन करने वाली चीज है। रासायनिक अभिक्रिया को पूरा चेंज कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को कम ज्यादा कर रहे हैं, पर खुद के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, खुद जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, परंतु खुद अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये प्रोसेस हुआ, ये तरीका हुआ, इस घटना को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। which change the velocity, the substance which change the velocity of chemical reaction but themselves remain unchanged are called catalyst and this phenomena is called catalysis। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैटलिस्ट, उत्प्रेरक क्या होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम और ज्यादा कर देते हैं। इसे हम एग्जांपल्स की हेल्प से जरूर आगे देखेंगे, पर अभी डेफिनेशन समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसकी गति को कम या ज्यादा कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे मैंने आपको बताया कि जंग लग रही है लोहे पे, अगर लेकिन लोहे पे जंग लग रही है, मैं वो स्टैंडर्ड नहीं पता नहीं, कोई ऐसा तरीका आ जाए जिससे जंग जल्दी लग जाए, तो क्या हुआ? जिस वजह से वो जंग जल्दी लग रही है, जिस रसायन की वजह से वो जंग जल्दी लग रही है, वो हो जाएगा आपका उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक यह है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देना या कम कर देना। बढ़ाना कम करना दोनों हो सकता है। तो क्या होगा वो देखते हैं आगे, है ना। और उत्प्रेरक के प्रकार क्या हैं, वो अलग अलग टाइप्स के हैं और किस बेसिस पे हैं, किस आधार पर उन्हें बांटा गया है, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, ये टॉपिक एकदम सिंपल है। डेफिनेशंस हैं और एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो डेफिनेशंस भी उनके नाम से रिलेट कर रही है। जो उनकी परिभाषा है, आप नाम देख के समझ जाएंगे कि इस परिभाषा का क्या होने वाली है उसकी। और फिर एक एग्जाम्पल देखना है। इससे ज्यादा उत्प्रेरक के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल नाम पढ़ते जाओ, नाम याद रखोगे तो अपने आप डेफिनेशन बन जाएगी। और डेफिनेशन बन गई तो आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है और आपका काम कंप्लीट। तो उत्प्रेरक बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसके में से आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि उत्प्रेरकों के प्रकार और किस आधार पर प्रकार हुए। तो एक है अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। पहला है होमोजीनियस, समांगी उत्प्रेरक, और दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरक यानी हेट्रोजीनियस। अब इनका अवस्था के आधार पर, अब अवस्था क्या है कि अगर अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और उत्प्रेरक कैटलिस्ट, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, अगर तीनों सेम अवस्था में हैं, रिएक्टेंट, कैटलिस्ट एंड द प्रोडक्ट, अगर वो सेम फिजिकल स्टेट के अंदर हैं तो वो होंगे समांगी उत्प्रेरक। ठीक है। होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम होना। तो सेम किसके कर दिया हमने? तीनों की फिजिकल स्टेट को सेम कर दिया। ठीक है। अब इसका अपोजिट हो जाएगा विषमांगी, विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक के अंदर क्या होता है कि अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, तीनों के फिजिकल स्टेट्स अलग होंगी। मैंने आपको बताया फिजिकल स्टेट क्या होती है, हो सकता है ठोस हो सकता है द्रव हो सकता है गैस हो। समांगी के अंदर क्या होगा, अगर अभिकारक ठोस है तो उत्पाद भी ठोस होगा और उत्प्रेरक भी ठोस होगा, लेकिन विषमांगी के अंदर ऐसा नहीं है। समांगी में और विषमांगी के अंदर अभिकारक है जो वो हो सकता है आपका सॉलिड हो रहा है, ठोस हो रहा है, उत्प्रेरक गैस है और उत्पाद कोई लिक्विड है, द्रव है, तो हो सकता है कि इनकी स्टेट्स अलग हों। तो इसी आधार पे ये आगे डिवाइड हुए हैं। आपको समांगी उत्प्रेरक की स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख ली थी हमने। समांगी उत्प्रेरक वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद, उत्पादन नहीं उत्पाद, तीनों समान भौतिक अवस्था में हो, इस उत्प्रेरक को कहते हैं समांगी उत्प्रेरक। और एक क्रिया क्या कहलाएगी? समांगी उत्प्रेरण। जैसे इसमें कैटेलिसिस था, उत्प्रेरण था, इसको कह देंगे समांगी उत्प्रेरण। ठीक है। When in a chemical reaction catalyst, reactants and products are in the same physical state, then catalyst is called homogeneous catalyst and the reaction is called homogeneous catalysis। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेम उसकी एकदम उल्टा, भिन्न भिन्न होना, बस एक डेफिनेशन याद हो गई, समांगी याद हो गई डेफिनेशन। विषमांगी में क्या करना है, जहां आपने समान अवस्था लिखा होगा लिख दो अवस्था भिन्न भिन्न होती है। तो ठीक है, समांगी विषमांगी में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं।
फिजिकल स्टेट्स, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट, तीनों की फिजिकल स्टेट्स अलग अलग होंगी। मतलब अगर दो की सेम हो गई, एक की अलग हुई, तो अभी वो विषमांगी ही होगा, मतलब तीनों सिमिलर नहीं होंगे। तो आई थिंक समझ में आ गई डेफिनेशन। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में मैंने समांगी विषमांगी को कंपेयर करके दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये क्या है? एथिल एसीटेट, सॉरी मैथिल एसीटेट, मैथिल एसीटेट, इसकी रिएक्शन करवाई पानी से। अब ये एरो के ऊपर लिखा मैंने HCl, ये चीज है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, ठीक है। इसके अंदर HCl है उत्प्रेरक। अब क्या बोला कि HCl के होने से जो भी इस रिएक्शन की स्पीड में चेंज आएगा, लेकिन अभी समांगी का मैंने आपको क्या बताया था? प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, ये तीनों की स्टेट सेम होनी चाहिए। उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्प्रेरक, इन तीनों की अवस्थाएं समान होनी चाहिए। तो अब क्या मैं बोल रही हूँ, ये भी लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट में है, HCl भी लिक्विड स्टेट में है, ये एसिटिक एसिड, इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। आप ये नाम याद रखिएगा, ये एसिड्स वगैरह आपने पढ़े होंगे चैप्टर 5 में। ये भी लिक्विड है, और इधर मेथनॉल, या फिर कह सकते हो आप मैथिल अल्कोहल, ये भी लिक्विड स्टेट में। अब देखो, ये भी लिक्विड 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 लिक्विड, यानी द्रव अवस्था में सारे द्रव अवस्था में समांगी उत्प्रेरक की परिभाषा क्या थी? तीनों जो है हमारे अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, तीनों सेम अवस्था में होनी चाहिए, सेम अवस्था है। तो ये हो गई समांगी उत्प्रेरण की अभिक्रिया, समांगी उत्प्रेरण हो रही है अभिक्रिया। जो एरो के ऊपर लिखा है ये आपका होता है उत्प्रेरक, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे है SO2, ये गैस स्टेट में है, O2 भी गैस स्टेट में है, नाइट्रस ऑक्साइड भी गैस स्टेट में है, और ये भी गैस स्टेट में। इनकी अवस्था है तीनों की गैस। तो क्या होगा, ये भी होगी समांगी उत्प्रेरक की, समांगी उत्प्रेरण की क्रिया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा समांगी उत्प्रेरण क्या होता है। अब विषमांगी उत्प्रेरण देखते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण के अंदर क्या होता है? N2 गैस है, H2 गैस है, Fe आयरन यानी लोहा, ये सॉलिड है, और ये गैस है। अलग अलग हो गए, गैस गैस गैस, पर यहाँ ये सॉलिड आ गया। तो ये हो गया विषमांगी हेट्रोजीनियस। वनस्पति तेल L, ये गैस, ये हो गया हमारा सॉलिड, और ये हो गया हमारा सॉलिड। वनस्पति तेल लिक्विड द्रव अवस्था में होगा, H2 हमारी गैस अवस्था में होती है, निकल हमेशा जो एक मेटल है ये सॉलिड अवस्था में होती है, और वनस्पति घी जो हमारा सॉलिड होगा। तो ये क्या हुआ, इनकी तीनों की स्टेट्स अलग अलग होगी। ये जरूरी नहीं, जैसे ये मत सोच लेना कि इसकी अवस्था इन दोनों से अलग होनी चाहिए। अगर कोई भी आपस में कहीं भी कैसा भी चेंज आ रहा है तो ये विषमांगी होगा। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिक्विड, यहाँ गैस, यहाँ सॉलिड, फिर यहाँ पे सॉलिड। यहाँ के अंदर, यहाँ पे उत्प्रेरक अलग था, उत्पाद और अभिकारक सेम थी, यहाँ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सेम थी, और कैटलिस्ट की सिचुएशन अलग थी। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गए आपके विषमांगी उत्प्रेरण के। तो अब क्लियर हो गया होगा समांगी उत्प्रेरण क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो भी हमने देखा भौतिक अवस्था के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया था। अब इसे देखते हैं क्रिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन। एक्शन के आधार पे धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक का मतलब होता है ज्यादा उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए। जब मैंने आपको बताया कि हो सकता है उत्प्रेरक स्पीड को कम भी कर दे, हो सकता है स्पीड को ज्यादा भी कर दे, हो सकता है अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे या गति को कम कर दे। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होंगे, जो गति को बढ़ाते हैं वो होंगे धनात्मक। अब एक समझ में आ गया धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, कि जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे वो उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। अब ऋणात्मक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा जो अभिक्रिया की गति को कम कर दे, वो हो गया ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो देखो डेफिनेशन याद करते कैसे चलनी है, नाम पढ़ लिया, नाम पढ़ने पे याद समझ में आ जाना चाहिए। समांगी था मतलब स्टेट सेम थी, विषमांगी क्या होगा, स्टेट सेम नहीं होगी। धनात्मक है यानी स्पीड को बढ़ा रहा है, ऋणात्मक मतलब स्पीड को कम कर रहा है। इस तरीके से हमें याद करना है।
अब कुछ धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक के एग्जाम्पल्स हैं, एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बताती हूँ कैसे इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, कैसे इसकी स्पीड को कम कर रहा है। लिख लिया होगा। अब जैसे ये अभिक्रिया है धनात्मक, अब ऐसा कोई उत्प्रेरक जो उसकी गति को बढ़ा दे, इस अभिक्रिया की जो गति है, उसका वेग है, उसको बढ़ा दिया जाए, तो इसके अंदर आएगा NO, नाइट्रस ऑक्साइड। हर अभिक्रिया के लिए एक स्पेशल उत्प्रेरक होता है जो उसके लिए स्पेशल काम करता है। जरूरी नहीं है NO के लिए ये काम कर रहा था तो दूसरी अभिक्रिया के लिए वही काम करेगा, नहीं, हो सकता है इस अभिक्रिया के लिए कोई और काम है, दूसरी अभिक्रिया के लिए कोई और काम होगा। तो ठीक है, अब NO हर अभिक्रिया के लिए एक स्पेशल उत्प्रेरक होता है। अब इसके अंदर मैं बोलूँ NO क्या करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। अब जो SO2 से SO3 बनने की जो अभिक्रिया है सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसे कहते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इसे कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब क्या होगा, जो SO2 से सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनने की जो गति है उसे अगर हम NO मिला दिया जाए तो क्या होगा, वो जल्दी से बन जाएगा। तो ये हो गया जिसने गति को बढ़ा दिया, वो हो गया आपका धनात्मक उत्प्रेरक। अब ऋणात्मक मैंने आपको क्या बोला, स्पीड कम कर दे, जैसे कि ये है पेरोक्साइड है, इसमें ग्लिसरॉल मिला दिया जाए तो वाटर और आपकी ऑक्सीजन बन जाएगी, ये इसकी स्पीड को कम कर देगा। ग्लिसरॉल क्या कर देगा, स्पीड को कम कर देगा, ये वेग को बढ़ाता है, वेग को बढ़ाता है और ये वेग को कम करता है, अभिक्रिया की वेग को कम करता है। क्लियर हो गया। क्रिया के आधार पे 4 हैं, अभी 2 हुए हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब आगे बढ़ते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। अब स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक हो गए। स्वतः उत्प्रेरक में क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा किसी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, जो हमें रासायनिक अभिक्रिया हुई उसमें जो उत्पाद मिला, वो उत्पाद ही खुद उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है। मतलब पहले अभिक्रिया हुई, स्टार्टिंग में कोई हमारे पास उत्प्रेरक नहीं है, कोई अभिक्रिया हुई, एक उत्पाद बना, वो उत्पाद ही वापस उत्प्रेरक का काम करने लग जाएगा। फिर जो दोबारा अभिक्रिया होगी ना, तो वही उत्पाद उसकी गति को कम या ज्यादा कर देगा। तो जो स्टार्टिंग में तो पहले धीमे हो गई, मान लो कोई उत्प्रेरक ऐसा बना जो उसकी स्पीड को बढ़ाता है, जो उसकी गति को बढ़ाता है, तो स्टार्टिंग में तो कम हो जाएगी एक बार, लेकिन जब बाद में जब एक बार उत्पाद बन चुका है तो दोबारा क्या करेगा, उसकी गति को बढ़ा देगा, दोबारा उसकी गति को परिवर्तित कर देगा। ऐसे उत्प्रेरक कहलाते हैं स्वतः उत्प्रेरक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करे, अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, तो वह उत्पाद स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, स्वतः उत्प्रेरक। ऑटोकैटालिस्ट, व्हेन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इटसेल्फ एक्ट एज अ कैटलिस्ट that is increases the velocity of reaction, then the product is called autocatalyst। समझ में आ गया ऑटोकैटालिस्ट क्या होता है? इसकी एग्जांपल भी देखेंगे, पहले से देख लें जैव उत्प्रेरक क्या होता है। जैव उत्प्रेरक वो है जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में काम में आता है, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को आगे पीछे कर दे, वो होता है जैव उत्प्रेरक। जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिया जाता है उन्हें कहते हैं जैव उत्प्रेरक। The substance which are used to increase the velocity of biochemical reaction are known as biocatalyst। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको नाम पढ़ने से पता चलना चाहिए। स्वतः है, स्वतः मतलब उत्पाद ही खुद अपना काम कर लेगा। जैव है, जैव उत्प्रेरक है तो मतलब जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में ये काम में आएगा। धनात्मक है यानी स्पीड बढ़ाएगा, ऋणात्मक है यानी स्पीड कम करेगा। नाम पढ़ो, डेफिनेशन दिमाग में आ जानी चाहिए। उदाहरण भी ज्यादा नहीं ले रहे हैं, 2-3 रिएक्शंस लूंगी, वो सिर्फ क्या करूंगी, उत्प्रेरक के नाम बदलती जाऊंगी, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। आपको 2-3 रिएक्शंस याद करनी, 2-3 अभिक्रियाएं याद करनी है। अगर आप उत्पाद बदल दोगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये उत्पाद किया तो कुछ और होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये उत्प्रेरक यूज किया तो ये उत्पाद बनता है, या फिर कुछ और उत्प्रेरक यूज कर लिया तो उत्पाद धीरे बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। सिर्फ हम उत्प्रेरक बदलते जाएंगे, अभिक्रियाएं सेम रहती जाएंगी। तो इससे क्या होगा, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा अभिक्रियाएं याद नहीं करनी पड़ेंगी हमें। तो ठीक है, आगे बढ़े। आपको पता स्वतः उत्प्रेरक क्या बताया कि उत्पाद खुद उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है। अब इसके अंदर क्या था, ये है एथिल एसीटेट, पहले वाला था मैथिल एसीटेट, ये है एथिल एसीटेट। बनाएगा एसिटिक एसिड,
और इथेनॉल। या फिर से एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, जो एसिटिक एसिड बनेगा ना वो खुद एक स्वतः उत्प्रेरक है, वो अगली बार जो रासायनिक अभिक्रिया होगी इसमें उत्प्रेरक का काम करेगा और इसकी स्पीड बढ़ा देगा। तो ठीक है, ये चीज है आपकी स्वतः उत्प्रेरक। क्लियर हो गया? स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है? उत्पाद खुद उत्प्रेरक का काम करता है। अब सेकंड इज जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक जो होते हैं ना उन्हें एंजाइम्स भी कहते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, अब जैव उत्प्रेरक मैंने कहा था जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जो यूज हो रहे हैं उत्प्रेरक वो होते हैं जैव उत्प्रेरक। एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, यूरिया है, यूरिया की रिएक्शन पानी से करवाई यूरियस की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, NH3CO2 गैस। जो ये उत्प्रेरक हुआ इसे कहेंगे जैव उत्प्रेरक। क्लियर हो गया? नाम याद होते जा रहे हैं, नाम के साथ साथ आपको नाम के साथ उनकी परिभाषा भी एकदम साथ के साथ याद हो जानी चाहिए, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सबके एक एक एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये हो गया, पहले हमने पढ़े भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरी बार पढ़े हमने क्रिया के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर दो कौन कौन से थे, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरक। फिर हमने क्रिया के आधार पर देखा धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और जैव। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं कि उत्प्रेरक के अंदर उन्हें मिला दिया जाए ना, कुछ ऐसे रसायन होते हैं कि अगर उत्प्रेरक के अंदर उन्हें मिला दें तो उत्प्रेरक की जो, जैसे उत्प्रेरक का काम था कि नहीं स्पीड ज्यादा बढ़ानी है, अगर उत्प्रेरक में उन्हें मिला दिया तो स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उत्प्रेरक में भी मिला सकते हैं हम कुछ। अब इसके आधार पर हम कुछ देखते हैं, क्रियाशीलता के आधार पर, रिएक्टिविटी के आधार पर, यानी ऐसे कुछ केमिकल्स हैं, ऐसे कुछ रसायन हैं, अगर हम उत्प्रेरक उसमें उत्प्रेरक को मिला दिया जाए तो क्या होगा, उत्प्रेरक और भी ज्यादा तेज हो जाएगा या और कम हो जाएगा। पहला है कैटलिस्ट प्रमोटर, उत्प्रेरक वर्धक। अब नाम से समझ में आ रहा है उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, उसने उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है उसको बढ़ा दिया, उत्प्रेरक को और ज्यादा, जो पहले तेज काम कर रहा था और भी तेज काम करेगा। वह पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है, उन्हें कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। Those substances which when added with the catalyst in the reaction mixture increases the activity of catalyst are called catalyst promoter। समझ में आ गया? ये है उत्प्रेरक वर्धक। क्या होते हैं, उत्प्रेरक के साथ मिलाए जाते हैं। ठीक है, वो तो उत्प्रेरक अलग है, उत्प्रेरक के साथ मिलाए गए। अब ऐसे उत्प्रेरक वर्धक है तो उत्प्रेरक विष भी होगा कुछ ना कुछ। एकदम अपोजिट, वो क्या होता है, उसे मिलाने पे स्पीड बढ़ गई थी, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता और ज्यादा बढ़ गई थी, यहाँ पे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देगा। विष है उसे कम करता चला जाएगा। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। Those substance which when mixed in the reaction mixture decreases the reactivity of catalyst are called catalyst inhibitor। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनकी। पहले तो नाम से समझ में आ गया, उत्प्रेरक वर्धक यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाएंगे, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करेंगे। उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। अब जैसे ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ी थी, ये रिएक्शन हमने विषमांगी उत्प्रेरण में देखी थी। अब वहां पे सिर्फ क्या आयरन था, अब आयरन में इसने कहा मॉलिब्डेनम भी मिला दिया, एमओ है मॉलिब्डेनम, और एफी क्या होता है, आयरन। या फिर लोहा। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले जब रिएक्शन हो रही थी सिर्फ आयरन था, लेकिन अगर आयरन में मैंने मॉलिब्डेनम को और मिला दिया थोड़ा सा अमाउंट में, तो क्या हो गया, रिएक्शन और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो जो N2O3H2 मिलकर NH3 बना रहे थे वो और भी ज्यादा जल्दी बन जाएगा। अब उत्प्रेरक विष के अंदर अब यहाँ मॉलिब्डेनम मिलाया तो मैंने कहा स्पीड बढ़ गई। अब यहाँ लेकिन अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दी तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। CO इज यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो एक ही एग्जांपल से दोनों हो गया।
अगर यहाँ पे हमने मॉलिब्डेनम मिला है तो उत्प्रेरक वर्धक का काम कर दिया उसने, और यहाँ CO मिला या कार्बन मोनोऑक्साइड मिला तो उत्प्रेरक विष का काम कर दिया। वर्धक क्या करेगा, इसकी क्रियाशीलता को और बढ़ा देगा, रिएक्शन और भी ज्यादा जल्दी हो जाएगी। और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, वो रिएक्शन धीमी कर देगा। तो ये हो गए उत्प्रेरक के प्रकार। हमारे सिलेबस में यही था। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है जो अभिक्रिया की गति को कम या ज्यादा कर दे, वेग को कम या ज्यादा कर दे, पर खुद अपरिवर्तित रहेगा, वो होता है उत्प्रेरक। ठीक है, पहले हमने देखा फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। समांगी के अंदर क्या होगा, सबकी फिजिकल स्टेट सेम होगी, और विषमांगी के अंदर सबकी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था अलग अलग होगी। फिर हमने देखा क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर क्या था, धनात्मक जो स्पीड को बढ़ा दें, ऋणात्मक जो स्पीड को कम कर दें, जो स्वतः की प्रोडक्ट जो उत्पाद है खुद एक उत्प्रेरक का काम करने लग जाए, तो स्वतः जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आते हैं। फिर हमने देखा क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर क्या था, क्रियाशीलता के अंदर था कि आपका उत्प्रेरक वर्धक था, उत्प्रेरक विष था। उत्प्रेरक वर्धक से क्या समझ में आता है, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दे वो रसायन कहलाएंगे उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक विष जो रासायनिक अभिक्रिया, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता है उसको कम कर दे, तो वो हो जाएंगे उत्प्रेरक विष। तो ये हो गए हमारे उत्प्रेरक के सारे टाइप्स। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। अब आगे देखते हैं उत्प्रेरक के गुण। अब मैंने आपको उत्प्रेरक के गुण में कुछ बीच बीच में कुछ लाइनें बोली। एक तो उत्प्रेरक क्या करता है, खुद कुछ चेंज नहीं होगा, वो रिएक्शन की स्पीड को कम ज्यादा कर देगा, अभिक्रिया की गति को कम ज्यादा कर देगा, बट खुद में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड, वो अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं कर सकता है। वो अभिक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, वो उसकी गति को कम ज्यादा कर देगा। स्टार्ट करने का काम, शुरू करने का काम उत्प्रेरक का नहीं होता है, वो रिएक्शंस को स्टार्ट नहीं कर सकता। थर्ड, कि हर अभिक्रिया के लिए स्पेशल एक उत्प्रेरक होता है। ऐसा नहीं है कि ये उत्प्रेरक इसके लिए है। अब जैसे इसके लिए था आयरन है, आयरन के अंदर अगर मॉलिब्डेनम लाया तो वो अलग काम कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में तो कुछ और काम कर रहा है। तो हर अभिक्रिया के लिए एक स्पेशल उत्प्रेरक होता है। ऐसा नहीं है ये उत्प्रेरक इसके लिए उत्प्रेरक वर्धक का काम कर रहा है या फिर धनात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है, तो लेकिन हो सकता है दूसरी वाली के लिए कोई और ही काम कर दे। वो सबके लिए धनात्मक का काम करेगा ये जरूरी नहीं है। तो हर रिएक्शन के लिए एक स्पेशल उत्प्रेरक होता है। और बाकी ये सारे हो गए उत्प्रेरक के टाइप्स, उत्प्रेरक की प्रॉपर्टीज। उत्प्रेरक की छोटा सा अमाउंट भी काफी होता है, ऐसा नहीं है मैं भर भर के उत्प्रेरक डालना पड़ेगा। बहुत छोटे से अमाउंट में रिएक्शन कम या ज्यादा हो जाती है। तो एक छोटा सा लिटिल अमाउंट इज मोर देन इनफ फॉर द रिएक्शंस की स्पीड को चेंज करने के लिए। तो ठीक है, इसके 4 पॉइंट्स हमने क्या देखे कि प्रेरक खुद में कुछ नहीं बदलाव करेगा, वो वेग को अभिक्रिया की गति को ऊपर नीचे कर सकता है। सेकंड, कि उसका छोटा सा अमाउंट होता है वो काफी होता है। थर्ड, हर अभिक्रिया के लिए स्पेशल उत्प्रेरक होता है, ऐसा नहीं है सबके लिए कुछ कुछ सेम होगा। तो ठीक है, ये हो गए उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक के प्रकार क्या होते हैं, उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं। ये उत्प्रेरक हमारा हो गया कंप्लीट। हमने पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सारा पढ़ लिया था, आज उत्प्रेरक के बारे में सारा पढ़ लिया है। ये हो गया हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट। 7 नंबर हो गए, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो पक्के। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको क्लियर हो चुका होगा ये चैप्टर अच्छे से। अगर आपको क्लियर हो गया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है, फिर हम आपको उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से बता देंगे। और सिंखोरी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को सबको बता दीजिए कि पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के लिए सारे चैनल्स पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंखोरी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।